नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन की याचिका पर सुनवाई के साथ। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ इसको रद्द कराने के लिए किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 21 दिन हो चुके हैं और दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। अब इसको लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विरोध में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। विरोध करने का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जब तक ये अहिंसक रहे तब तक बाधा नहीं है। प्रदर्शन जारी रखने की इजाजत दी जानी चाहिए। और इससे पहले किसानों के आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वो भरोसा दे सकते हैं कि किसानों से बातचीत के दौरान कृषि कानूनों को लागू न किया जाए। एक और कड़ी ठंड में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार भरोसा दे सकती है कि किसानों के साथ चर्चा को सक्षम करने के लिए कानून को लागू नहीं करेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जवाब दिया कि निर्देश के लिए समय चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह संभव नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पलटवार किया कि आप क्यों दखल दे रहे हैं। अटॉर्नी कह रहे हैं कि वह चर्चा करेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने टिप्पणी की, हम एक कानून के खिलाफ विरोध करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं। इसे रोकने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन इससे किसी के जीवन या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। विरोध का लक्ष्य होता है और इसे हासिल किया जाना चाहिए। विरोध हमेशा के लिए नहीं हो सकता। अदालत ने निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यक्तियों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया और कहा कि प्रदर्शन कहां चले यह तय करना पुलिस का काम है। वहीं सरकार ने तर्क दिया कि किसानों के साथ उसकी चर्चा करने की इच्छा है, लेकिन वे कानून को रद्द करने पर ही अड़े हैं। करीब 1 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला इसलिए टल गया क्योंकि किसान संगठन पेश नहीं हुए थे और अदालत ने साफ किया कि जब तक वो किसान संगठनों की बात नहीं सुन लेती, कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अदालत ने केंद्र सरकार और तमाम पक्षकारों को ये स्वतंत्रता दी है कि वो छुट्टियों में भी इस मामले की सुनवाई करा सकते हैं। लिहाजा इंतजार इस बात का रहेगा कि अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सवाल का क्या जवाब देगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। करीब 3 महीनों से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान 38 किसानों की जान चली गई है। कल करनाल के संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मार ली, तो आज ठंड में किसान की मौत हुई है। सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आजो आजो माता जी आजो, दर्शन करते पीछे लालू। करनाल के गांव सिंगड़ा में मातम पसरा है। लोग बाबा राम सिंह की मौत से बेहद दुखी हैं। 65 साल के संत बाबा राम सिंह ने बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में संत बाबा राम सिंह ने किसानों के प्रति सरकार का रवैया गलत बताया और कहा कि उनसे किसानों की हालत देखी नहीं जाती। पास में एक बच्चा था जो गाड़ी चला रहा था, 19-20 वर्ष का, उसको भी उन्होंने साइड पे कर दिया। उसको कहने लगे तुम भी जाओ चाय पियाओ और मेरे लिए भी चाय लेकर आओ, और कहने लगे जाने वक्त कर्टन कर देना। पिछली सीट पर बैठे थे इनोवा की। उन्होंने बोला कि शीशे बंद कर दो, मतलब हाँ, नहीं, शीशों के ऊपर टावल लगवा लिए। अच्छा, टावल लगवा लिए। कितने बजे की बात है लगभग? ये तकरीबन बात होगी 2:30 बजे की। 2:30 बजे की? हाँ, 2:30-2:45 के बीच की बात है। ठीक सर। तो उसको भेज दिया, आगे अंदर से गाड़ी लॉक कर ली, क्यों वो गाड़ी चाबी तो उसके पास ही थी। तो जैसे वो वापस आए तो घटना घटी हुई थी। गुरुवार सुबह टीकरी बॉर्डर पर जयसिंह नाम के किसान का शव ट्रॉली में मिला। कहा जा रहा है कि जयसिंह की मौत ठंड लगने से हुई है। जयसिंह भटिंडा के रहने वाले थे और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते सोनीपत के 32 साल के किसान अजय मोर भी सिंघू बॉर्डर पर अपनी जान ठंड से गंवा चुके हैं। 3 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में अब तक 38 किसान जान गंवा चुके हैं। 10 से ज्यादा की मौत सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर हुई है। लेकिन किसानों की मौतों के बीच सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर अपना प्रचार तेज कर दिया है। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे। किसान और बाबा राम सिंह के अनुयायी उनकी मौत का दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार बुकलेट छापकर लोगों को बांटने जा रही है कि कैसे ये कृषि कानून किसानों के लिए अच्छे हैं। ऐसे में ये गतिरोध समाप्त होता नहीं नजर आ रहा है। सरकार किसानों को या किसान नेताओं को सड़क बंद करने का दोषी भी ठहरा रही है, तो वो दोष भी इन किसानों को ही झेलना है और साथ में कड़ाके की ठंड भी, क्योंकि जो तापमान है वो 4 डिग्री तक पहुंच गया है। करनाल में सहयोगी अनीता सिंह और सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कृषि कानूनों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि कृषि सुधारों को लेकर भ्रम पैदा किया गया है। मंडियां चालू हैं, चालू रहेंगी। एमएसपी को और मजबूत किया जा रहा है। जमीन पर किसानों का मालिकाना हक बना रहेगा। किसानों की 1 इंच भी जमीन छीनने नहीं दी जाएगी। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। और दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में इस पुरजोर तरीके से खड़ी हुई है कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में सत्र के दौरान कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ डाली और इसी के साथ ही कृषि कानूनों को निरस्त करने का संकल्प दिल्ली विधानसभा में पास कर दिया गया। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने आजाद भारत के इतिहास में ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं जब कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के कानून की कॉपी फाड़कर उसका विरोध करे। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि ये कानून बीजेपी की फंडिंग के लिए बनाए गए हैं। इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, 2 विधायक सोमनाथ भारती और महेंद्र गोयल ने भी कृषि कानूनों का विरोध किया और कानून की कॉपी फाड़ डाली। दरअसल दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर कथित 2,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में 1 दिन का दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन विशेष सत्र की शुरुआत कृषि कानूनों से हुई और शुरू से लेकर आखिर तक विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामा चलता रहा और विधानसभा में इन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संकल्प भी पास हुआ। बीजेपी ने सवाल उठाया कि केजरीवाल सरकार ने खुद एक कृषि कानून नोटिफाई किया है, तो फिर विरोध का क्या मतलब है। वैसे विधानसभा में मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों के कृषि कानून के कॉपी फाड़ने से कानून के लीगल स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक संदेश जरूर देता है कि किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी खुद को सबसे आगे खड़े हुए दिखाना चाहती है। सिंगू बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद दिल्ली की सर्दी। और बॉलीवुड ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने मशहूर फिल्मकार करण जौहर के घर हुई पार्टी के वायरल वीडियो को लेकर भी सवाल किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करण जौहर से इस पार्टी के बारे में और जानकारी देने को कहा है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह वीडियो शिकायत के तौर पर एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना को दिया था। महाराष्ट्र राज्य में कोविड मामलों में कमी से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन मौत के मामलों में इसकी संख्या में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। एक दिन में 95 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। अगर हम देश के कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो 19% एक्टिव मामले महाराष्ट्र से हैं। वहीं देश की कुल मौतों की बात करें तो उसमें 33% मौतें महाराष्ट्र से रिपोर्ट हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार के टेक्निकल एडवाइजर का कहना है कि सुपर स्प्रेडर्स पर लगाम जरूरी है। एक दिन में 95 मौत,
महाराष्ट्र कोरोना के मृत्यु ग्राफ में फिर से सबसे ऊपर है। सोमवार को 60, मंगलवार को 70 तो बुधवार को 95 संक्रमितों की जान चली गई। बीते 3 दिनों में पॉजिटिव मामलों में 45% की बढ़ोतरी भी हुई है। देश के आंकड़ों से तुलना करें तो कुल एक्टिव मामलों में से 19% मामले महाराष्ट्र से हैं, लेकिन मौतें 33% महाराष्ट्र से हैं। भारत में बुधवार को हुई मौत के आंकड़े देखें तो 27% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र के कुल एक्टिव मामलों में 64% मामले पुणे, ठाणे, नागपुर और मुंबई से हैं। राज्य की 56% मौतें इन्हीं 4 जिलों से हैं। कुछ जगह पर देखा जाए तो फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है वो कई जगह पर बहुत ही ज्यादा है, जो कि चिंता की बात है और वो आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो पुणे की जो पेशेंट है एक्टिव, उसमें कम से कम 16,000 से ऊपर पेशेंट है, 16,953 है। उसके बाद ठाणे में भी पेशेंट बढ़ रहे हैं, उधर 11,034 पेशेंट अभी तक एक्टिव केसेस है। बंबई में 6,958 एक्टिव केसेस है। लगभग 17,000 केसेस पूना में है। पिछले 24 घंटों में 650 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि पुणे के सिचुएशन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि पुणे प्रशासन का कहना है कि उनकी मुहिम से शहर के पॉजिटिविटी रेट में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। अपने को जो डर था कि दिवाली के बाद ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा कोविड का, तो वो पुणे में नहीं बढ़ा है। हमने एक सोशल अभियान पुणे में चलाया, उसका नाम था पुण्याचा निर्धार कोरोना हद्दपार। हमने डिसाइड कर लिया था कि ये कोरोना हम यहाँ से दूर भगाएंगे, तो उसका भी अच्छा परिणाम हमको मिला, जो कि आज पॉजिटिविटी रेट हमारा 8 के नीचे आ गया है। कोरोना के ग्राफ में महाराष्ट्र को नीचे लाने के लिए सरकार के टेक्निकल एडवाइजर डॉक्टर सुभाष सालुंखे मानते हैं कि राज्य में संक्रमण फैलाने वाले सुपर स्प्रेडर पर लगाम जरूरी है। सुपर स्प्रेडर की फौरन जांच कर इन्हें आइसोलेट करना और जल्द ट्रीट करना जरूरी है। स्ट्रैटेजी के तौर पर फिलहाल सुपर स्प्रेडर्स पर फोकस बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के कुछ शहर जहां संक्रमण में कमी देखते हैं तो कुछ तेजी, कुछ वक्त के लिए आंकड़े कम दिखते हैं, लेकिन भारत की कुल संख्या में महाराष्ट्र अव्वल ही नजर आता है। सबसे बड़ी चिंता है मौतें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और भाई आपको बताते हैं दिल्ली में कोरोना वायरस का असर किस तरह से दिख रहा है। लगातार यहां पर कोरोना के संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 1363 नए मामले देखे गए हैं, वहीं 35 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस की रिकवरी रेट लगातार दूसरे दिन भी 96% से ज्यादा रही। कोरोना की संक्रमण दर 1.5% है, जो अब तक की सबसे कम है। दिल्ली में पहली बार एक्टिव मामले 2% से नीचे आए हैं। और दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में आज सुबह का तापमान 4.6 डिग्री था। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान तेजी से गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड और कोहरे की मौजूदा स्थिति शुक्रवार तक जारी रहेगी। और इसी के साथ सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।